नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि यार अब तो वोट इनके पास है, तो तुम राजा कैसे बनोगे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि आज रानी का पेट काट चलाऊं, आज राजा जो है वो तुम्हारे वोट से पैदा होगा। तो जब बाबा साहब ने कर दिया तो सामंती लोग परेशान हो गए, और जब सामंती लोग परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि यार वोट तो बाबा साहब के लोगों के पास है, तुम राजा कैसे बनोगे? तो प्रवीण भाई, सामंतियों ने कहा वोट तो उनके पास है, लेकिन नोट तो तुम्हारे पास है। उनके पास वोट है, लेकिन उनकी छाती में जो गांव में मुखिया बिठा रखा वो तो हमारा है। हम उसे नोट देंगे, वो उनकी वोट खरीद लेगा और फिर राजा हम लोग बन जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। बाबा साहब राजनीति में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हमारा वोट बिकना बंद नहीं हुआ। फिर साहब काशीराम ने, क्योंकि बाबा साहब ने जहां छोड़ा 18 मार्च आगरा का मैदान, और बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में अपना भाषण दिया और कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साहब काशीराम को मिशन में लाने वाले दीनमाना वाल्मीकि साहब, ये मूवमेंट वाल्मीकि समाज ने स्टार्ट की, लेकिन आज उसने इससे बहुत दूरी बना ली। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हुई। दीनमाना साहब ने साहब काशीराम को रास्ता दिखाया मूवमेंट का, और साहब ने अपना जीवन समाज के नाम कुर्बान कर दिया, बाबा साहब के सपने के नाम कुर्बान कर दिया। और उन्होंने कहा कि ना कोई घर बनाऊंगा, ना कोई संपत्ति बनाऊंगा, ना विवाह कराऊंगा, आजीवन ना परिवार में लौटूंगा, समाज के लिए काम करता रहूंगा। और सिर्फ साहब काशीराम के बारे में 2 बात बताऊंगा कि जब उनकी सगी बहन की शादी थी, दिल पे हाथ रख के सोचना, तो साहब काशीराम 20 किलोमीटर दूर थे, लेकिन शादी में नहीं गए। ये ताकत है अम्बेडकरवाद की, जो जबान देते हैं उसका पूरा फाड़ते हैं, वरना जबान देते नहीं अम्बेडकरवादी। जब उनके फादर की डेथ हुई, उनकी मां ने 50 फोन करवाए कि काशी चला, लेकिन साहब काशीराम ने कहा कि समाज को जबान दे चुका हूं, वापस नहीं आऊंगा, अब तो सारा समाज ही परिवार है। क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो और तुम उन्हें देखने ना जाओ? कितनी भीड़ रही होगी उस शख्स में, कितनी भीड़ रही होगी उस हमारे रहबर में, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और मैं उनके जब घर गया तो उनके मकान भी छूते। परवीन बरसी भाई, बड़ी तकलीफ होती है हमें। जिस रहबर की हम लोग दिन रात नाम ले लेके जयकारे लगाते हैं, साहब काशीराम अमर रहे, उसके परिवार की हालत देख के, गांव की हालत देख के, आज भी उस गांव में गेट नहीं बना हुआ जिसपे लिखा हो कि साहब काशीराम बहुजन समाज के रहबर का गांव है। बड़ी पीड़ा हुई। साहब काशीराम समझ गए कि मूवमेंट कहां रुकी है, तो उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया। पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया जिसको बाम सेब का नाम दिया, और बाम सेब के लोगों को तैयार किया कि जाइए घर घर और बहुजन समाज को जगाने का काम कीजिए, इनको एक करने का काम कीजिए। तो जब साहब काशीराम ने देख लिया कि हमारा बाम सेब का जो पढ़ा लिखा तबका है, नौकरी वाला तबका, वो काम करने लग गया, तो उन्होंने देखा कि हमारी राजनीतिक मूवमेंट कहां रुकी। बड़े गौर से सुनना सब लोग। तो उन्होंने देखा कि बस एक प्रबंध नहीं हो पाया कि जहां बिकने वाले समाज की स्थापना नहीं हुई। तो फिर साहब काशीराम ने वहीं से स्टार्ट किया और घर घर जाके चिल्लाए और बताए कि हमें वोट की सुरक्षा बहन बेटी की इज्जत की तरह करनी है। तो मुझे ये जो नौजवान बैठे हजारों, हाथ उठा के बताओ कि बहन बेटी की इज्जत से ज्यादा कोई चीज प्यारी है? हाथ उठा के बताओ। नहीं प्यारी? तो साहब ने तैयार किया समाज को कि हमें वोट की सुरक्षा बहन बेटी की इज्जत की तरह करनी है, और बैलेट के साथ बुलेट की भी तैयारी रखनी है। तो उन्होंने मिशन दोबारा खड़ा कर दिया, लोगों ने वोट बेचनी बंद कर दी, और बहुजन समाज पार्टी 12 साल में 84 से लेकर 96-97 में देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये काम साहब काशीराम जी ने किया।
ईमानदारी और खुददारी और समर्पण का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण थे साहब काशीराम। जब उन्होंने कर दिया तो परवीन भाई फिर सामंतियों को चोट पहुंची, फिर ब्राह्मणवादियों को चोट पहुंची। उन्होंने कहा कि यार ये साहब काशीराम जो है, इस काशी ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया, इसने तो बहुजन समाज को जोड़ दिया। वो गरीब जो कल तक हमारे जूते उठाता था, वो कल तक जो हमारे खेत में हल बहाता था, जिसकी कल तक बहू बेटियों को हम लोग ताक लेते थे, आज वो हमारे सामने खड़ा होकर नेतागिरी करने लगा। आज वो हमारे खिलाफ देके वोट देके राजा बनाने लगा। इसका इलाज करना पड़ेगा। अब एक इसमें कड़ी में एक बात और जोड़ देता हूं। साहब एक बात कहा करते थे, अभी एक ताऊ जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, वो जानते होंगे कि चीफ लेबर और फ्री सेक्ट, ये बहनें भी यहां बैठी मगर कहनी पड़ेगी तुम्हारे स्वाभिमान को जगाने के लिए। वो कहते थे कि हम उनकी सस्ती लेबर हैं और हमारी बहन बेटियां उनके लिए फ्री सेक्स मशीन है। ये साहब काशीराम ने कहा, इसलिए कहा क्योंकि जिनके खेतों में तुम लोग काम करते थे ना, उनके लिए हमारी बहू बेटियों की ना कल इज्जत थी ना आज। तो साहब काशीराम ने जो खड़ा कर दिया बना के इतना बड़ा कार्य, तो सामंतियों को चिंता हुई और सामंतियों ने उसका भी इलाज ढूंढ लिया। और उसका इलाज क्या था, सुन लेना। अगर आज कौम के लोग, समाज के लोग ये कहते हो कि समाज ने बिकना बंद कर दिया, तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि चंद्रशेखर यह साबित करके दिखाएगा कि तुम आज भी बिक रहे हो। जब साहब काशीराम ने कारवा इतना बड़ा कर दिया कि समाज ने बिकना बंद कर दिया, तो सामंतियों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा वोट कहां है, तो बोले साहब काशीराम के पास। तो वोट कहां से लोगे? उन्होंने कहा पहले एक वोट खरीदते थे, अब पूरा हाथी खरीदेंगे। वोट उनकी, राज हमारा, अब करेंगे राज दोबारा से। अब एक बात बताओ, जब पहले 2 करोड़ रुपए तुम्हारे वोट में जमा हो जाएंगे, तो तुम लोग बिक रहे हो नहीं बिक रहे? आप हाथ उठा के बताओ मुझे कि तुम बिक रहे हो आज भी या नहीं बिक रहे हो, या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो। सही बात है। मैं गलत कह रहा हूं कि आज भी तुम बिक नहीं रहे हो क्या? हाथ उठा के बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। बिल्कुल सही है। जय भीम। तुम ये बताओ, जो व्यक्ति हमारी वोट खरीद लेगा वो हमारे काम करेगा? नहीं करेगा। जो व्यक्ति हमारे गली मोहल्ले में नहीं आया, जिसने हमारा उत्पीड़न नहीं देखा, जिसने हमारा शोषण नहीं देखा, वो हमारे काम कर देगा? नहीं करेगा। जिनके लिए आज भी हम छुआछूत वाले हैं, गैर बराबरी वाले हैं, जिनके लिए आज भी हम वो लोग हैं जो उनके घरों के दरवाजों के सामने से जूते लेके चले, जिनके लिए जो लोग आज भी हमारे मुंह में मूछें नहीं देख सकते, जो लोग आज भी हमारी बरातें नहीं देख सकते, वो लोग हमारा भला कर देंगे? नहीं कर सकते। जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, उसी व्यवस्था में आगे लड़ाई मिल गई। हमने बहुजन समाज बनाया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, लेकिन नारा बदल गया है। आज नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो परवीन भाई बस एक बात का जवाब दे दो यार, फिर क्यों इन्हें मनुवाद के खिलाफ रोज भड़काते रहते हो? क्यों इन्हें रोज रोज मंजीत मेहरा और तुम सब लोग हमारे गायककार मिशन भी रोज रोज कहते हो पाखंडवाद बचाओ? तुम कभी पोस्टर देखना, होली की बधाई तो हम दे रहे हैं, दिवाली की बधाई तो हम दे रहे हैं, गुरु पूर्णिमा से लेकर सारी जितनी भी होती होंगी, मकर संक्रांति लेके, तो मेरा समाज गड्ढे में जा गया, ऊपर उठेगा क्या? तो अम्बेडकरवाद की बात करो तो सच्चे हो जाओ, वरना कहो कि हम दोगले हैं। अब भैया हमसे तो ये होगा नहीं। हमें तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ना, हमें तो हरियाणा में सरकार नहीं बनानी। ये गलतफहमी तुम्हें हो सकती है, हमें नहीं है। हम लिख के दे रहे हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज की सरकार हरियाणा बनेगी, जिसके बाप में दबो, रोक के दिखाओ लोग। एक अकेला व्यक्ति, मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवा जुड़ता गया, मैं अकेला ही चला था घर से। फिर एक दिन मीना भाई से मुलाकात हुई और आज ये कारवा यहां भी है, पूरे देश में भी है। मुझे गम नहीं है कि लोग कम है, लेकिन अगर यहाँ के बैठे हुए लोग ये वादा करें कि हमें शासक बनना है, तो मैं देखता हूं दुनिया कौन सी ताकत उन्हें लोग रोक सकती है, कौन इनको शासक बनने रोक सकता है। कितने नौजवान बैठे हैं। अगर मुझे देखो, भीड़ तो होती है भेड़,
मुझे सिर्फ 100 लोग चाहिए हरियाणा में जो ईमानदार से समाज का काम करना चाहते हो, जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हो। सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना लक्ष्य नहीं है हमारा, हमें वो व्यवस्था बदलनी है जो आज भी हमें न्याय नहीं देती। तुम ये बताओ, 2 अप्रैल को अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे तो क्या हम गलत थे? हमारे 13 लोगों को मार दिया गया, क्या उनकी कुर्बानी भूल गए हो? उन्हें मारने वाले लोगों को हमारा नेता बनाओगे तो कैसे चंद्रशेखर स्वीकार करेगा? मुझसे नहीं होगा। मैं साफ बता दे रहा हूं, हमारी मूवमेंट बहुजन हिताय बहुजन सुखाय थी, जो तथागत बुद्ध ने दी थी, जो बाबा साहब ने दी थी, जो साहब काशीराम ने दी थी। अगर हम आजीवन लड़ेंगे तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए और बहुजन समाज को अधिकार दिलाने के लिए सारे जन से ना मेरा कोई पहले नाता था ना आगे नाता होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार करूंगा 1 साल में पूरे बहुजन समाज को शहनशाह बनने में। जिस दिन सहन साहब को अधिकार मिलेंगे तो ये सहन समाज का भला नहीं करेंगे। जब तुम्हें अधिकार मिलेंगे, तुम्हें कुर्सियां मिलेंगी और तुम्हारे मन में समाज के प्रति पीड़ है, तो क्या तुम अपने लोगों का भला नहीं करोगे? जब तुम्हारे ऐसे नौजवान ताकतवर होंगे तो क्या हमारे लोगों पे अत्याचार होगा? होगा? नहीं होगा। तो ऐसे मरी भेड़ की तरह क्यों कर रहे हो? छोड़ना क्या बताओ? होगा? नहीं होगा। तो फिर आज वादा करो कि भैया हम सामाजिक सत्ता के साथ, राजनीतिक सत्ता के साथ सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और साथ दो तो ज्यादा नहीं, मैंने कहा 100 लोग। अगर 1 साल में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर ना बदल दी तो जीवन में हरियाणा में पैर नहीं रखूंगा। जवान देके जा रहा हूं आप लोग। भेड़ नहीं चाहिए, नेतृत्व करने वाला एक शेर चाहिए जो कौम के लिए कुर्बान हो जाए। अगर वो 13 लोग ये सोचते कि यार हम मर जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है वो अध्यादेश आता? वो अध्यादेश आता इससे स्टेट बच पाता? तो वो इसलिए बचा कि आप लोगों ने अपनी सब कुछ त्याग करके आपने तय किया और मन बनाया कि हमें अपने अधिकारों को बचाना है। आज फिर लड़ाई आ गई है। अब लड़ाई सीधी किसी से ये सिर्फ है, लड़ाई तो संविधान समर्थकों के और संविधान विरोधियों के बीच। एक तरफ वो लोग हैं जो यहां बैठे हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। प्रवीण भाई ने बताया, मंजीत भाई ने बताया। सबसे पहले आरक्षण पे एक लाइन कहूंगा, 10% आरक्षण उन्हें दिया। हमें क्या फर्क पड़ रहा है? 10.5% दे रहे हो, जबकि ऑलरेडी 50.5% उनके पास है। लेकिन सवाल ये है, मैं विरोध क्यों कर रहा था? आर्टिकल 16(4) में आरक्षण का प्रावधान अगर है तो वो है सामाजिक भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक प्रतिनिधित्व की कमी होने पर उसका आधार आर्थिक करने का मतलब है कि बाबा साहब के पूरे संविधान को काट छाट देना। अगर आप आधार उसका बदल रहे हैं तो यानी कि बाबा साहब की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे बच्चों मरा हुआ मत समझना। जब तक इस देश का संविधान जिंदा है, आपके बीच डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिंदा है, तो आज ये मुझे बताओ कि ये दोबारा से बाबा साहब की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तुम ये हत्या करवाओगे? क्या तुम इस हत्या में भागीदारी करोगे? तो जब तुम इस हत्या में भागीदारी नहीं करना चाहते हो तो अपने कंधे मजबूत करो। ये जो बहनें यहाँ बैठी है ना, इन्हें भरोसा है भीम आर्मी पर, आप सब युवाओं पे, कि आपके रहते इन पे अत्याचार नहीं हो सकते हैं। अगर उसके बाद भी अशोक अंचल भाई यहाँ है, मैं आया था करनाल एक धरने में पतरेड़ी वाले मामले में, और मैंने कहा कि भाई मुझे ये बता दो, जिस दिन कहोगे यूपी की सीमाएं सील कर दूंगा, तुम आंदोलन को बढ़ाओ, चंद्रशेखर तुम्हारे साथ है। जब मैं जेल में गया तो वो वीडियो यहाँ वाली चला के, जिस दिन वो करनाल से अरेस्टिंग करके कहीं ले जाके हमारी 3 गाड़ियों में हमारे समाज के लोग छोड़ा था, जो लोग धरने बैठे हैं, तो मैंने एक वीडियो बना, कहा यहाँ के डीसी को फोन किया कि भैया क्यों कर रहे हो ऐसा? कह रहे आप बताओ आप क्या करोगे? मैंने कहा आप 3 बस रोक रहे हो, मैं 300 बस लेके आऊंगा। तो कहने लगे आ जाओ। हमने कहा याद रखना, जिस दिन चंद्रशेखर आएगा
तो ऐसा बीज बो के जाएगा कि हरियाणा भीम आर्मी के नाम से कांपा करेगा। ये बात याद रखना बच्चे। फिर मैं जेल चला गया तो वो मुकदमा IT एक्ट